योग्यता की कसौटी। नीलकंठ अपने जमाने का कुख्यात तस्कर था। चौरी विद्या में वह बहुत निपुण था। उसके कई मंत्र साधे हुए थे। जिसे लूटने का मन कर लेता वह उसे लूट कर ही रहता। शहर भर में उसका आतंक था। लोग घरों के बाहर नीलकंठ की तस्वीर टांग कर रखते थे ताकि तस्वीर को देखकर चोर को दया आ जाए और वह उनका घर छोड़ दे। नीलकंठ को पकड़ने के अनेक प्रयत्न किए गए किंतु व्यर्थ सिद्ध हुए। चोर का सुराग तक बताने वाले के लिए पुरस्कार की घोषणा कर दी गई थी, फिर भी कुछ नहीं बना। राजा ने शहर कोतवाल के पद पर चतुर से चतुर व्यक्ति को नियुक्त किया, परंतु सबने हार मान ली। राजा दिन प्रतिदिन बेचैन रहने लगा। प्रजा का संकट मिटाने में वह स्वयं को असमर्थ पाकर वह कई बार झुंझला उठता। आखिर एक वृद्ध मंत्री ने परामर्श दिया, महाराज, आपको उत्तराधिकारी तो खोजना ही है। क्यों न यह घोषणा करवा दी जाए कि जो व्यक्ति चोर को पकड़ लेगा वही आपका उत्तराधिकारी होगा। राजा को सलाह उचित लगी। उसने तुरंत हाँ कर दी। घोषणा करा दी गई। घोषणा सुनकर कईयों का दिल मचल उठा, किंतु शर्त कठोर थी। अनेक बुद्धिमान लोगों ने प्रयत्न भी किए, किंतु सभी असफल रहे। गंगदत्त नाम का एक युवक गुरुकुल से अपनी शिक्षा समाप्त कर उन्हीं दिनों घर आया था। उसने भी घोषणा सुनी, साथ ही यह भी सुना कि चोर अत्यंत निर्दयी और चालाक है। उसके रास्ते में आने का अर्थ प्राणों की बाजी लगाना है। गंगदत्त ने सोचा, आखिर देखना तो चाहिए चोर कितना शक्ति संपन्न है, कितनी विद्याओं में सिद्धहस्त है। यह तो स्पष्ट है कि वह है कहीं इसी नगर में। केवल अपने अदृश्य रहने वाले विद्या के बल पर निश्चिंत हो चोरी करता है और पकड़ा नहीं जाता। अनेक दिनों तक चिंतन करने के उपरांत उसने चुनौती स्वीकार कर लेने का निश्चय किया। उसने राजा के समक्ष उपस्थित होकर अपनी योजना बताई। योजना के अनुसार राज्य कोष के समस्त हीरे जवाहिरात और आभूषणों की एक विशाल प्रदर्शनी लगाई जानी थी। राजा सुनकर झिझका और बोला, ऐसा न हो सारी संपदा ही हाथ से निकल जाए। गंगदत्त ने जब विश्वास दिलाया, महाराज, आप निश्चिंत रहें, मैं एक गुप्त नियंत्रण कक्ष से पूरे प्रदर्शनी कक्ष पर दृष्टि रखूंगा तथा प्रत्येक दर्शक मेरे नियंत्रण में रहेगा। गंगदत्त की योजना सुनकर राजा को संतोष हुआ। करोड़ों रुपए के मूल्यवान आभूषण अत्यंत सुसज्जित प्रदर्शनी कक्ष में कलाकारों द्वारा यथास्थान सजाए गए। कक्ष में एक ही द्वार रखा गया जो अत्यंत भव्य और चमकीली बंधनवारों से मंडित था। कक्ष के अंदर की शोभा भी निराली थी। रंग बिरंगे सुगंधित फूलों के बीच हीरे जवाहिरात की पेटियां खोल कर रखी गई, जिनमें चमचमाते आभूषण अपनी अलौकिक छटा कक्ष में बिखेर रहे थे। पूरे कक्ष में मोटी मखमली कालीन बिछी थी। दर्शकों को उन मेजों के सहारे सहारे चलना पड़ता था जिन पर आभूषणों की पेटिकाएं सजाई हुई रखी थी। व्यवस्था इस प्रकार की गई थी कि दर्शक के ऊपर बड़ी बड़ी सुंदर डालियों से निरंतर पुष्पों की सुगंधित पंखुड़ियां बरसती रही। गंगदत्त ने प्रदर्शनी के विशाल कक्ष की छत के कोने में अपने बैठने के लिए एक पृथक लघु कक्ष बनाया, जहां से वह प्रत्येक दर्शक पर निगाह रख सकता था। सारे शहर में अद्भुत एवं अपूर्व प्रदर्शनी का प्रचार जोर शोर से किया गया। नगर के गणमान्य लोगों के साथ साथ आम जनता को भी देखने के लिए आमंत्रित किया गया। यह भी घोषणा की गई कि यह प्रदर्शनी मात्र 3 घंटों तक ही खुली रहेगी। लोगों का कौतूहल बढ़ा। देखते देखते भारी संख्या में लोग कक्ष के बाहर जमा हो गए। लोगों ने
कक्ष के अंदर घुसने के लिए लंबी कतार बना ली। कक्ष में घुसते ही लोग ठगे से रह जाते। स्वर्ग के समान अनुपम साज सज्जा के साथ साथ रंग बिरंगे पल पल बदलते हुए प्रकाश से सभी दर्शक मोहित और मुग्ध हो गए। बाहर आने का किसी का मन ही नहीं करता, परंतु वे विवश थे। उन्हें पंक्तिबद्ध ही बाहर आना पड़ता था। कुख्यात तस्कर नीलकंठ प्रदर्शनी से भी अधिक बहुमूल्य आभूषणों का लोभ रोक नहीं पाया। उसका सोचना भी सही था। इतनी भीड़ भाड़ और चकाचौंध में लोग तो इधर उधर देखते रहेंगे। यदि वह सफाई से एक दो आभूषण छुपा लेगा तो कौन उसे देखेगा, फिर वह तो अदृश्य रहेगा। यही सोचकर वह भी प्रदर्शनी कक्ष में पहुंच गया। नीलकंठ ने कक्ष में पहुंचते ही उसके सजावट की मन ही मन प्रशंसा की और तुरंत अपने लक्ष्य की ओर मन केंद्रित कर लिया। उसका ध्यान दूर से ही चमकते महारानी के रत्न जटित हार की ओर गया, जो सबसे अधिक मूल्यवान प्रतीत हो रहा था। उसने भीड़ में से हाथ आगे बढ़ाया और उसे उठा लिया। हार उठते ही पूरे कक्ष में लाल बत्तियां जल उठी और विभिन्न प्रकार की घंटियां बजने लगी। आभूषण पेटियों के आसपास लाल बत्तियां बार बार जलने और बुझने लगी। दर्शक सहम गए और विशाल कक्ष के बीचों बीच खाली स्थान पर आकर जमा होने लगे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि माजरा क्या है। तभी लोगों ने देखा कि पुष्पों की वर्षा करने वाली दो बड़ा आदमकद छाबड़ी नुमा पिंजरा तत्काल नीचे उतरकर एक दूसरे से यूं चिपक गया मानो उन्होंने किसी को बंद कर लिया हो। देखते देखते युवक गंगदत्त राजा और महामंत्री को साथ लेकर कक्ष में आया। उसने राजा से कहा, चोर इस सुनहरे पिंजड़े में बंद है महाराज, संभालिए इसे। गंगदत्त ने निवेदन किया, चोर साधारण नहीं है महाराज, वह अदृश्य बना हुआ है। महारानी का हार भी उसके हाथों में जाकर अदृश्य बन गया है। आप घबराए नहीं, तस्कर महाशय अभी आपके सामने आते हैं। कहता हुआ गंगदत्त पुनः अपने नियंत्रण कक्ष में जा बैठा और वहां से चेतावनी देता हुआ बोला, जो भी महाशय पिंजरे में बंद हैं वे प्रकट हो जाएं, अन्यथा अभी जलकर भस्म हो जाएंगे। कुछ क्षणों के बाद सभी लोगों ने देखा सुनहरे पिंजड़े के आसपास चिट चिट की आवाजें करती चिंगारियां सी उठने लगी हैं और निरंतर बढ़ती जा रही हैं। तभी एकाएक पिंजड़े में से नीलकंठ चिल्ला उठा, रोको रोको, मैं जला जा रहा हूँ, मैं समर्पण करता हूँ। नीलकंठ प्रकट हो गया। राजा और मंत्री सभी गंगदत्त की बुद्धिमानी को देखकर चकित थे। उन्हें प्रसन्नता थी कि चोर के पकड़े जाने से प्रजा का संकट तो दूर हो ही गया, साथ ही साथ एक बुद्धिमान एवं योग्य उत्तराधिकारी भी हमको मिल गया। राजा ने आगे बढ़कर गंगदत्त को गले लगा लिया। उसी स्थान पर उसे युवराज घोषित कर दिया गया। तत्पश्चात नीलकंठ को फांसी की सजा देने के लिए राजा मंत्री से परामर्श करने लगा। गंगदत्त ने कहा, महाराज, नीलकंठ जैसे चतुर, बुद्धिमान और विद्याओं से संपन्न युवक को फांसी देना राज्य के हित में नहीं होगा। मेरी प्रार्थना है इसे क्षमादान दिया जाए तथा राज्य का प्रधान सेनापति नियुक्त किया जाए, ताकि हमारे राज्य की ओर किसी को बुरी दृष्टि से देखने का साहस तक न हो। महामंत्री ने कहा, युवराज ठीक कह रहे हैं महाराज, यही उचित लगता है। राजा ने तुरंत क्षमादान की घोषणा की। लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच महाराजा व गंगदत्त की जय जयकार के नारे लगाए व उन पर फूलों की वर्षा की। गंगदत्त ने एक बटन दबाया और पिंजड़े के चिपके हुए दोनों मजबूत भाग अलग हो गए। नीलकंठ ने बाहर निकलकर
गंगदत्त के पैर पकड़ लिए, किंतु गंगदत्त ने नीलकंठ को गले लगा लिया। अपने राज्य के दोनों होनहार युवकों को राजा ने हर्ष के छलकते आंसुओं के साथ आशीर्वाद प्रदान किया। कथा बोध कहता है, श्रेष्ठता के लिए योग्यता अनिवार्य है।